हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए इस क्लास में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझा जाएगा और उसके कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें प्रत्येक एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हुए उसके कंसेप्ट को क्लियर किया गया है, जिससे आप यदि TG2 या इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या CBT एग्ज़ाम देने वाले हैं, CBT एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो आइए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। स्टेटर साइड से थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन समझिए। कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उसके स्टेटर साइड से कंट्रोल करना है। स्टेटर साइड से जिस पे थ्री फेज की पावर सप्लाई दे रहे हैं, उधर से उसकी स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक ना, इस साइड से। इसके रोटर साइड से नहीं कंट्रोल करना है। यहाँ पे ये रोटर है, रोटर साइड से नहीं, स्टेटर साइड से करना है। तो कौन सा उसमें विधि अपनाएंगे, तो ये लिखा है, देखिए ऑप्शन ए कि बाई कास्केट ऑपरेशन, कास्केट ऑपरेशन द्वारा। तो कास्केट ऑपरेशन से तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि रोटर साइड से वो हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है अगला ऑप्शन, बाई रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, नाम ही लिख दिया रोटर, रियोस्टेट नियंत्रण कर रहा है, ये भी नहीं सही है। बाई इंजेक्टिंग EMF इन रोटर सर्किट, रोटर सर्किट में EMF इंजेक्ट करा के रोटर सर्किट में करा रहा है, तो स्टेटर साइड तो हुआ नहीं, तो ये भी इसका सही नहीं आंसर होगा। ठीक ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, आरोपित आवृत्ति बदल कर। जो इस पे थ्री फेज की पावर सप्लाई स्टेटर पे दे रहे हैं, तो इसी को चेंज करके क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 40 हर्ट्ज की देंगे कन्वर्ट करके उसको, या 60 की दे देंगे। ठीक ना, तो ऐसे चेंज हो जाता है स्पीड इसकी। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि इसका फार्मूला देखेंगे तो NS बराबर 120 F/P होता है। यदि P के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो जो NS स्पीड है वो डायरेक्टली चेंज होगी। ठीक ना, NS प्रोपोर्शनल, सीधा प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, डायरेक्ट एकदम। तो यदि फ्रिक्वेंसी के मान को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, घटाएंगे तो स्पीड भी घटेगी। यदि यहाँ पे 50 हर्ट्ज की जगह पे 40 हर्ट्ज करेंगे तो क्या होगा, जो ये NS का मान है तो वो कम हो जाएगी। जब कम होगी तो रोटर की स्पीड कम हो जाएगी। इसको 60 करेंगे, 70 करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये इसके लिए फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे इस फार्मूले को। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि है। जो ये फिगर दिखाया गया है, इसमें कौन सी गति नियंत्रण की विधि को दिखाया गया है, तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो एक मोटर है जिसमें स्लिप रिंग लगी हुई है, B मोटर है, ये बिना स्लिप रिंग के है। इसको स्लिप रिंग के माध्यम से इसको थ्री फेज की पावर सप्लाई दी गई है, इसको डायरेक्ट पावर सप्लाई दी गई है इस मोटर को। तो ये ऐसा यदि कंट्रोल किया जाता है स्पीड कंट्रोल, तो कौन सी कहलाती है विधि, कास्केट ऑपरेशन मेथड कहलाती है, कास्केट संचालन विधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कास्केट ऑपरेशन मेथड। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट इन इनकॉर्पोरेटेड विथ ए थ्री फेज मोटर स्टार्टर। त्रिकला प्रेरण स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है। देखिए थ्री पेज की कोई मोटर है, उसमें स्टार्टर जो लगा हुआ है, तो उसमें दो टाइप की क्या कर दी जाती हैं, सर्किट होती हैं। दो टाइप की सर्किट होती है उसमें, एक कंट्रोल सर्किट होती है और एक पावर सर्किट होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट नहीं, ये स्टार्टर में नहीं होता है। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट ये भी नहीं होता है। ये तो कोई बाइंडिंग किए हैं तो उसमें ना
शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन सर्किट होगा, इसमें तो होगा नहीं। अब सी ऑप्शन देखिए शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ये भी नहीं सही है। डी ऑप्शन इसका सही है, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट उसमें की जाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेदराइज्ड पेपर इंस्टॉलेशन। लेदराइज्ड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा होता है? तो उसका मुख्य गुण ये होता है कि वो जो होता है ये नॉन मॉइस्चराइज्ड मटेरियल, हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक, वेरी गुड फॉर क्लास एफ इंसुलेशन, बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका सही आंसर ये वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो लेदराइज्ड पेपर होता है उसका जो एजिंग होता है मतलब कि ज़्यादा समय तक वो चलता है और उसका परावैद्युत शक्ति भी अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुंडलन और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? तो ये देखिए कुंडलन तो जानते ही हैं, बाइंडिंग होती है इस तरीके से, ठीक ना, बाइंडिंग रहेगी। और ये ओवरहैंग क्या होता है? तो ओवरहैंग ये होता है कि जैसे स्टेटर है तो स्टेटर में जब बाइंडिंग करते हैं इस तरीके से, ठीक ना, तो ये जो बाहर निकला होता है, ये बाहर जो निकला होता है बाइंडिंग, इसी को कहा जाता है ओवरहैंग। तो इसको बांधने के लिए किस इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? तो किसका किया जाता है ना, इसमें सूती स्लीव में स्लीव का यूज किया जाता है कनेक्शन निकालने के लिए। फिर एम्पायर स्लीव है ये भी। ये टेरिलिन जो थ्रेड है, टेरिलिन धागा है, इसी का यूज किया जाता है इसको बांधने के लिए। किससे बांधेंगे? धागे से बांधेंगे। तो ये क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेरिलिन धागा। इसी से इसको क्या किया जाता है? ओवरहैंग या बाइंडिंग को बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। एसी बाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? जो एसी बाइंडिंग करते हैं हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो उसे जो कपिंग होता है वो किस इंसुलेशन से का उपयोग करके बनाया जाता है? तो ये इसका बनाया जाता है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, फैब्रिक बेसिस एडेसिव टेप का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहा जाता है? व्हाट रेफर्स कॉइल इन एसी बाइंडिंग। एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में जुड़े हुए घुमावों की संख्या। देखिए जो टर्न होता है ना इस तरीके से, तो 2 कंडक्टर से मिलके बना रहता है। जैसे एक कंडक्टर हो गया, ये एक कंडक्टर, ये कंडक्टर ये हो गया, तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये एक टर्न बन जाता है। और जब बहुत सारे टर्नों को सीरीज में जोड़ देते हैं इस तरीके से, यहाँ से निकला यहाँ गया है, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सीरीज में ऐसे जुड़ता जाएगा, तो उसे क्या कह देते हैं? कॉइल कह देते हैं। और कई कॉइलों को एक क्रम में जब डालते हैं स्टेटर में तो उसे बाइंडिंग कह देते हैं, ठीक ना। तो ये नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एसी बाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज इन इज मोर देन 1 एट डिफरेंट पिचेज। किस प्रकार की एसी बाइंडिंग में विभिन्न पिचों पर कुंडली पर पोल पर फेज की संख्या 1 से अधिक होती है? तो ये होती है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग में होती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए कैसी होती है ये बाइंडिंग, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। तो दिखने में इस तरीके से होती है फ्लैट लूप्ड नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। मतलब ये जो बाइंडिंग की गई है इस कोर में, तो इस वाली बाइंडिंग पे ये ओवरलैप नहीं की हुई है, तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे नहीं आ रही है, तो देखने में भी पता चल रहा है कि एक दूसरे पे नहीं आ रही है। तो इस तरीके की जो बाइंडिंग रहेगी उसे क्या कहेंगे? फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग कहेंगे। तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पोल फॉर ए 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग फॉर ए मोटर हैविंग 36 स्लॉट 36 कॉइल एंड 4 पोल।
एक 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 फेज डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या पर कला पर पोल की गणना करना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे स्लॉट की संख्या और कॉइल की संख्या, जब दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, स्लॉट की संख्या और कॉइल की संख्या दोनों की संख्या जब बराबर होती है तो ये डबल लेयर बाइंडिंग कहलाती है। वही यदि सिंगल स्लॉटों की संख्या यदि 36 है और कॉइलों की संख्या इसकी आधी रहती है तो उसे सिंगल लेयर बाइंडिंग कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? डबल लेयर कहेंगे, क्योंकि एक स्लॉट में इस तरीके से कई स्लॉट बने रहेंगे तो प्रत्येक स्लॉट में 2-2 कॉइल साइड रहेंगे, ठीक ना। प्रत्येक स्लॉट में 2-2 कॉइल साइड पड़ी रहेंगे तो ये डबल लेयर हो गई। यदि यही सिंगल लेयर आती तो प्रत्येक स्लॉट में केवल एक एक कॉइल साइड पड़ता, तो उसे कौन सा कहते हैं? बाइंडिंग सिंगल लेयर बाइंडिंग कह देते हैं, ठीक ना। पोल की संख्या कितना दे रखा है यहाँ पे? 4 दे रखा है और 3 फेज की है, तो ये निकालना हमें, क्या निकालना है? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो कॉइल पर मिटा दिया जाता है इसको, देखिए यहाँ पे कॉइल कितना दे रखा है? 36 कॉइल दे रखा है और पोलों की संख्या 4 दे रखा है। स्लॉट कितना दे रखा है? भी 36 दे रखा है स्लॉट। पूछ रहा है क्या? कॉइल पर फेज पर पोल। देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉइल की संख्या दे रखा है, रख देंगे 36, फिर पर का मतलब ये हो गया बटे हो गया, फिर फेज की संख्या कितना दे रखा है? 3 फेज दे रखा है और पोलों की संख्या कितना दे रखा है? 4 पोल दे रखा है। तो बस इसी को कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा ये 36/3 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, बस इसको कटा देंगे, निकल जाएगा 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12, तो ये निकल जाएगा 3 कॉइल पर फेज पर पोल, ठीक ना। इसका सही आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ऐसे सवालों को निकालने के लिए इस तरीके से हल करेंगे तो आसानी से ये क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। तो देखेंगे तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 कॉइल पर फेज पर पोल। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है रीबाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार है। व्हाट इज द टाइप ऑफ रीबाइंडिंग प्रोसेस? जो इसमें दिखाया गया है इस फिगर में, ये किस टाइप की बाइंडिंग किया जा रहा है? हैंड बाइंडिंग किया जा रहा है, मतलब हाथ से लपेटा जा रहा है, या स्क्यू बाइंडिंग किया जा रहा है, या फार्मा द्वारा बाइंडिंग किया जा रहा है, या मशीन बाइंडिंग किया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें मशीन नहीं लगी है, न फार्मा लगा है, डायरेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से तार लेकर के बाइंडिंग किया जा रहा है। तो ये किससे बाइंडिंग किया जा रहा है? हाथ से बाइंडिंग किया जा रहा है, तो हैंड बाइंडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड रन द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? स्लिप रिंग यहाँ पे दे रखा है, तो स्लिप रिंग को जब भी स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है, ठीक ना। जो 3 फेज की इंडक्शन मोटर होती है स्क्विरल केज, तो यदि वो 3 से 5 HP की होती है तो उसको किससे स्टार्ट किया जाता है? ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है। यदि 5 से 20 HP के बीच में होती है तो उसको स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है। यदि 20 HP से ऊपर होती है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है। और जो भी 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं उसको रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है। तो इतना ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर। जो यहाँ पे ये इस तरीके से कॉलर लगाया गया है इसे, इसका क्या कार्य है?
तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए बाइंडिंग हुई है, उसको इंसुलेशन प्रदान कर रहा है, कोर से और बाइंडिंग तार के बीच में इंसुलेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड इंसुलेशंस अराउंड फील्ड, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समरसीबल पंप मोटरों को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो समरसीबल पंप होती हैं, समरसीबल मतलब पानी के अंदर जो पंप लगी होती हैं, तो उसमें पानी से के साथ टच करने के कारण उसमें शॉर्ट ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो बाइंडिंग तार होता है उसको पीबीसी से कवर्ड कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, समरसीबल में उसके उस प्रकार के तार से बाइंडिंग कर देते हैं जिसमें पीवीसी से कवर किया होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पीवीसी कवर्ड टाइप। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग चार्ड बाइंडिंग इज एवॉइडेड इन एसी मोटर। एसी मोटरों में लंबी कार्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है। देखिए, लंबी कार्ड बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जो बाइंडिंग की जाती है तो एक फुल पिच की जाती है, एक शॉर्ट पिच की जाती है और एक लॉन्ग पिच की जाती है। तो उससे संबंधित इसका है। तो यदि लॉन्ग पिच यदि बाइंडिंग करते हैं, यानी कि पोल पिच से कॉइल जो पिच होती है, पोल पिच से जो कॉइल पिच होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक ना, पोल पिच से जो कॉइल पिच होती है वो बड़ी हो जाती है, तो उसे लॉन्ग पिच कहते हैं। और यदि ये कॉइल पिच पोल पिच से छोटी है तो शॉर्ट पिच, यदि बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, जब बराबर रहती है तो उसे कहेंगे बराबर। पोल पिच और कॉइल पिच क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इसमें लंबी कार्ड मतलब कि लॉन्ग पिच की बाइंडिंग की गई है। तो जब लॉन्ग पिच की बाइंडिंग की गई है तो उसमें तार की आवश्यकता अधिक लगेगी, तार की आवश्यकता अधिक हो जाएगी। मोर बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता होगी और लॉसेस भी उसमें अधिक बढ़ जाएंगे। तो इसके एक कारण और होता है कि लॉसेस भी बढ़ जाता है, जो कॉपर लॉसेस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग। शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होती है, अधिक जगह है। विच टाइप ऑफ बाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग, इसके लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कि पहला नंबर है बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल, ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच, ओवर हैंगिंग कॉइल और रोटर के बीच, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, ओवर हैंगिंग कॉइल और वेज के बीच। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। कहने का क्वेश्चन ये है, इसका आशय कि जो इस तरह से बाइंडिंग कर रहे हैं, इस तरीके से ये पोल योक है या स्टेटर कह लीजिए या योक कह लीजिए, और ये जो है बाइंडिंग की गई है। तो जो इसमें हैंगिंग ये वाली है, तो इसको किसके बीच में मतलब रखेंगे, इसके स्पेस मतलब कितना रहेगा इसके बीच में कि जो कूलिंग होगा अपने से ज़्यादा मोटर कूल हो जाएगी, मतलब ठंडी रहेगी, गर्म नहीं होगी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच में। जो ये योक है और ये ओवर हैंगिंग कॉइल है, दोनों के बीच में यदि अधिक दूरी रखते हैं या अधिक जगह खाली स्थान रखते हैं तो ये कूल रहेगी, मतलब कूलिंग हो जाएगी, अपने से ठंडी हो जाएगी। नहीं तो उसमें फैन लगा करके ठंडा करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।